हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन की फील्ड में कैसे हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो हम भी चैप्टर 12 कवर कर रहे हैं, क्लास 12 का, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और हम उसमें क्या पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हमने लास्ट वीडियो, अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लीजिए। ठीक है, और अगर देखा है तो आपको याद होगा कि हमने उसमें क्या पढ़ा था। हमने उसमें पढ़ा था कि एग्रीकल्चर की फील्ड में, है ना, प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए, पेस्ट रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, है ना, इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी, किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि किस तरीके से आप बहुत ही हेल्पफुल बना सकते हैं इसको एग्रीकल्चर की फील्ड में। आज हम क्या देखेंगे कि थेरेपी में, किसी भी तरह की डिजीज की थेरेपी में, मेडिसिन में हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को। ठीक है, सो गाइस, बेसिकली अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, तो उसने ना बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करा है हेल्थ केयर में। कैसे? हम बहुत ही अच्छी, सेफ, इफेक्टिव, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव थेरेप्यूटिक ड्रग्स बना सकते हैं, और वो भी मास प्रोडक्शन, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे, है ना। किसके वजह से? जो हमने बायोटेक्नोलॉजी इन्वेंट की है उसी के वजह से, है ना। तो बेसिकली आपका जो ये रिकॉम्बिनेंट थेरेपी है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रोसेस है ना, उसने बहुत हेल्प करा है हमें लार्ज स्केल पे बहुत सेफ और इफेक्टिव ड्रग्स बनाने में। तो गाइस, अगर हम कुछ डेटा की बात करें, सो बेसिकली इस टाइम पर ऐसे 30, इस टाइम पर 30 ऐसे रिकॉम्बिनेंट थेरेपीज हैं जो कि ह्यूमन यूज के लिए अप्रूव्ड हैं। और इंडिया में इनमें से 12 थेरेपीज ऑलरेडी मार्केट हो रही हैं और यूज हो रही हैं, है ना। तो सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे इंसुलिन के बारे में। ठीक है, जिसको कि हमने जेनेटिकली इंजीनियर करके बनाया ह्यूमन यूज के लिए। क्यों बनाया? सो बेसिकली गाइस, जिनमें भी अडल्ट्स में डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है ना, उनको हम क्या करते हैं, इंसुलिन देते हैं एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए डायबिटीज को। ठीक है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है अगर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको रेगुलर इंटरवल पे इंसुलिन की डोज देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम अभी तक इंसुलिन, या पहले इंसुलिन, इससे पहले की बायोटेक्नोलॉजी यूज हुआ, हम इंसुलिन कैसे उनको बनाकर देते थे? बेसिकली हम कैटल से, है ना, कैटल से, पिग्स से क्या करते थे कि उनके पैनक्रियाज से, ठीक है, पैनक्रियाज बनाता है इंसुलिन, तो उनके पैनक्रियाज से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट कर लेते थे और उसको हम ह्यूमंस में यूज करते थे। ठीक है, अब जब हम एनिमल्स से सीधा इंसुलिन निकाल कर देते थे तो क्या होता था कि कई बार वो ह्यूमंस को सूट नहीं करता था, तो उससे एलर्जी होती थी बहुत सारे तरीके की, है ना। वो बेसिकली अलग अलग तरीके के रिएक्शंस शो करता था, क्योंकि वो एक फॉरेन प्रोटीन है ना। वो ह्यूमंस में जो इंसुलिन बनता है एग्जैक्टली वैसा नहीं है, वो कैटल्स और पिग्स का में जो इंसुलिन बनता है वैसा है। ठीक है, अब अगर आप ह्यूमन इंसुलिन की बात करेंगे, तो इंसुलिन में ना दो चेन होती है। ठीक है, इंसुलिन का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो दो छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, एक को बोलते हैं चेन ए और दूसरे को बोलते हैं चेन बी। ठीक, अब ये जो दो चेन है, अब ये जो दो चेन है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं किससे? डाइसल्फाइड से। ठीक है, डाइसल्फाइड ब्रिज होता है, उससे आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक, अब जो, अगर आप ह्यूमंस में या सारे मैमल्स में देखेंगे, तो इंसुलिन ना पहले एक प्रो हार्मोन के जैसे, एक प्रो हार्मोन के जैसे बनता है। ठीक है, प्रो हार्मोन का क्या मतलब है? प्रो हार्मोन का मतलब है कि इसको आगे प्रोसेस होना पड़ता है। ठीक है, इसको आगे प्रोसेस होना पड़ता है, और फिर ये प्रोसेसिंग के बाद
मैच्योर और फंक्शनल हार्मोन बनता है। मैच्योर और फंक्शनल हार्मोन बनता है। ठीक है। तो अब क्या प्रॉब्लम आई? ये प्रॉब्लम आई कि आपका जो इंसुलिन अगर आप बना रहे हैं नॉर्मली, ठीक है, तो उसको मैच्योर इंसुलिन बनाने में मुश्किल होती थी। ठीक है। तो बेसिकली जब वो मैच्योर हार्मोन बनता है, ठीक है, तो क्या होता है उसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है। एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है। किसका? उसको बोलते हैं सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड का एक स्ट्रेच होता है। ठीक है। जब वो फुल्ली ग्रोन और फंक्शनल, मेच्योर और फंक्शनल हार्मोन बन जाता है तो। ठीक है। अब जो सी पेप्टाइड है मेच्योर इंसुलिन में, वो नहीं होता है। ठीक है। पहले वो सी पेप्टाइड होता है जब वो प्रो हार्मोन होता है तो, और जब मेच्योरेशन के टाइम पर वो सी पेप्टाइड हट जाता है। ठीक है। तो मेन चैलेंज क्या था कि इंसुलिन को मेच्योर फॉर्म में कैसे बनाया जाए। ठीक। मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक जो है, उससे हम प्रो इंसुलिन तो बना लेंगे, लेकिन मेच्योर इंसुलिन कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो हमने क्या करा 1983 में, ठीक है, 1983 में एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम था एलाई लिली। ठीक है। उन्होंने क्या करा, दो डीएनए सीक्वेंस बनाए जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग है, किसके? चेन ए और चेन बी के। ठीक। अब इन दो डीएनए सीक्वेंस को बनाने के बाद इसको क्या करा उन्होंने, ई कोलाई के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक। और उससे क्या हुआ, इंसुलिन चेन, क्योंकि उसके ही कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो इंसुलिन चेन प्रोड्यूस कर दिया ई कोलाई में के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करके। अब उन्होंने क्या किया कि जो इंसुलिन चेन बनी वो चेन ए और चेन बी दोनों बनी, क्योंकि हमने जो डीएनए सीक्वेंस बनाया वो कॉरेस्पॉन्डिंग बनाया दोनों चेन के, है ना। तो जो दोनों चेन्स बनी उसको अलग अलग प्रोड्यूस करके उसको फिर एक्सट्रैक्ट किया इकोलाई से, और उसको फिर कंबाइन कर दिया किस चीज से? डाइसल्फाइड। डाइसल्फाइड बॉन्ड से कंबाइन कर दिया, और उससे कंबाइन करते ही इंसुलिन बन गई, हमारी मेच्योर वाली इंसुलिन बन गई। ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्रोसेस भी देख रहे हैं आप मेच्योर इंसुलिन का, तो बेसिकली ये गाइस प्रो इंसुलिन का डायग्राम है। ठीक है। इसमें आप देखिए, एक ये रीजन है, एक ये रीजन है जो ग्रीन वाला दिख रहा है, और एक ये ग्रे वाला रीजन दिख रहा है। ठीक है। अब जो ग्रीन वाला रीजन है, मान लीजिए कि जो ग्रीन वाला, ये जो ब्लू वाला रीजन है वो क्या है? ए पेप्टाइड। ठीक, चेन ए है। जो ग्रीन वाला रीजन है वो क्या है? बी चेन है ना। और जो ग्रे वाला रीजन है वो क्या है? सी पेप्टाइड है वही। ठीक है। तो जब मैच्योर होती है इंसुलिन, तो क्या होता है, सी पेप्टाइड डिटैच हो जाता है और अलग हो जाता है। ठीक। तो वो फ्रीली अवेलेबल, अब फ्री हो गया है, तो फ्री सी पेप्टाइड। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये दोनों चेन्स डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, है ना। तो अब ये जो चेन है आपका, यही है मैच्योर इंसुलिन। ये मैच्योर इंसुलिन है, ये प्रो इंसुलिन है। ठीक है। तो ऐसे ही आपका बेसिकली प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनता है। और हमने क्या करा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने लग गए हम। पहले दो डीएनए सीक्वेंस लिया कॉरेस्पॉन्डिंग टू चेन ए एंड चेन बी ऑफ इंसुलिन, उसको क्या क्या इकोलाई के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस किया, और इंसुलिन चेन्स बनाने लगे हम बहुत सारे क्वांटिटी में। अब उन इंसुलिन चेन्स को हमने क्या करा, एक्सट्रैक्ट करा, और डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है लैब में बनाकर और उससे जोड़ दिया, और हमने क्या कर दिया, मेच्योर इंसुलिन बना लिया। ठीक है। तो पहला तो ये हो गया आपका, इंसुलिन के प्रोडक्शन में हेल्प मिली। दूसरा क्या है? दूसरा है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में कैसे हेल्प मिली वो भी देखते हैं। ठीक है। तो गाइस, अगर जीन थेरेपी की हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में हेरिडिटरी डिजीजेस होती हैं, जेनेटिक डिजीजेस होती हैं जो हेरिडिटरी होती हैं, है ना। और क्या होता है कि वो आगे की जनरेशन में पास ऑन होती रहती हैं, है ना। तो से अगर कोई भी बच्चा ऐसा, कोई भी ऑफस्प्रिंग अगर हेरिडिटरी डिजीज लेकर पैदा हुआ है, तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। और जीन थेरेपी वही करेक्शन थेरेपी है। ठीक। तो जीन थेरेपी को अगर मुझे डिफाइन करना है तो क्या होगा? जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी कलेक्शन है मेथड्स का। इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स। ठीक है। कैसे मेथड्स? ऐसे मेथड्स जो करेक्शन अलाउ करते हैं, जो करेक्शन अलाउ करते हैं। किस चीज का करेक्शन? जीन डिफेक्ट का, कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट है उसका। ठीक है। और ये किसमें जो है आपके डिटेक्ट हुआ है? ये डायग्नोज या डिटेक्ट हुआ है किसी भी ऐसे चाइल्ड या एम्ब्रायो में। ठीक है। तो बेसिकली ऐसे जीन डिफेक्ट जो कि किसी भी चाइल्ड या एम्ब्रायो में डायग्नोज हुए हैं, उनको करेक्ट करने के लिए, इन जीन डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं जीन थेरेपी। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें कि हम एक एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का, ठीक है, नॉर्मल जीन लेते हैं और उसको क्या करते हैं कि जिस पर्सन में डिजीज है उसके सेल्स में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसमें इंसर्ट कर देते हैं। ठीक। और क्या होता है कि उसके वजह से जो आपका नॉर्मल जीन हमने इंट्रोड्यूस करा सेल में, वो नॉन फंक्शनल जीन को कॉम्पनसेट कर देता है, उसका फंक्शन टेक ओवर करके उसको नॉर्मल कर देता है। और उससे क्या होता है, जो जेनेटिक डिफेक्ट है वो सही हो जाता है। ठीक है। अब गाइस, पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी जो है ना, वो 1990 में हुई थी एक 4 साल की लड़की के ऊपर। ठीक है। उस लड़की को क्या बीमारी थी? उसको एडिनोसिन डीएमिनेज, जिसको बोलते हैं एडीए, की डेफिशिएंसी थी। ठीक है। तो बेसिकली उसकी बॉडी में जो जीन एडिनोसिन डीएमिनेज के लिए कोड करती है, ठीक है, वो काम नहीं कर रही थी, वो जीन डिफेक्टिव थी। ठीक। अब ये बेसिकली ना क्या है? ये एक एंजाइम है। और ये एंजाइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये बेसिकली जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, ये जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसके लिए बहुत क्रूशियल है। ठीक है। तो बेसिकली अगर ये नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या हो रहा है? आपका इम्यून सिस्टम वीक है बहुत। ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? जो जीन कोड करता है ना एडिनोसिन डीएमिनेज, वो डिलीट हो जाता है। ठीक है। अब कुछ बच्चों में हमने क्या करा कि इसकी डेफिशिएंसी को क्योर करने के लिए उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया। ठीक है। तो ट्रीट हुआ थोड़े टाइम के लिए। कुछ लोगों में हमने क्या क्या करा? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करी, जिसमें हम क्या करते थे कि इंजेक्शन से फंक्शनल एडीए जो एंजाइम है वो दे देते थे। ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या थी कि इन दोनों अप्रोचेस में, है ना, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में, ये क्या था कि कंप्लीट और परमानेंट क्योर नहीं था। ठीक। आपको इंटरवल पे थोड़े थोड़े ये करना पड़ेगा वापस से। ठीक है। और तभी हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको ट्राई करें जीन थेरेपी से क्योर करने का। वो हमने कैसे करा कि जो पेशेंट है, ठीक है, जो पेशेंट का ब्लड है ना, उससे हमने लिम्फोसाइट, क्या चीज? लिम्फोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, निकाल लिया। ठीक। और इसको क्या किया? कल्चर कर लिया। ठीक है। बॉडी बॉडी के बाहर उसको कल्चर कर लिया। ठीक। अब क्या करा हमने? एक जो एडीए एंजाइम है उसका कॉपी डीएनए बनाया। ठीक है। कैसे? हमने एक वायरल वेक्टर लिया, एक रेट्रोवायरल वेक्टर के थ्रू हमने उसका कॉपी डीएनए बनाया और इसको क्या करा? लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस कर दिया वापस से। ठीक है। और उसके बाद क्या करा? इस लिम्फोसाइट को वापस से पेशेंट में डाल दिया। ठीक। तो क्या हुआ कि अब जो लिम्फोसाइट गए उसमें, क्योंकि ये डीएनए प्रेजेंट है जिसमें एडीए जीन है, तो वो लिम्फोसाइट नॉर्मल काम करने लग गए, उन्होंने वो बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने एडीए एंजाइम,
है ना। बट अब प्रॉब्लम क्या आती है कि ये लिम्फोसाइट्स जो है ना गाइस, इनकी भी लाइफ होती है, ये इमॉर्टल तो नहीं होते हैं। ये ऐसे तो नहीं होते कि एक बार ब्लड में बन गए तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, है ना। इसको तो हमारी बॉडी हर थोड़े टाइम पे रिप्लेस करती रहती है ना। तो क्या हुआ कि पेशेंट्स को एक पीरियोडिक इन्फ्यूजन चाहिए था। जिनको ट्रीटमेंट दिया उनको ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स हैं, वो पीरियोडिकली देने पड़ते थे। ठीक है। बट हमें एक और चीज पता चली, ठीक, कि अगर हमें इस बीमारी के बारे में एम्ब्रायोनिक स्टेज में पता चल जाए, अगर हमें इस बीमारी के बारे में एम्ब्रायोनिक स्टेज में पता चल जाए, तो हम बेसिकली इस जीन को सीधा मैरो सेल से आइसोलेट करके और एडीए प्रोड्यूसिंग जीन उसमें डालकर और परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हमें सिर्फ बीमारी का डिटेक्शन अर्ली चाहिए। और इसी की वजह से गाइस, बहुत सारे कंट्रीज में जब भी कोई विमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसको बहुत सारे अर्ली जेनेटिक टेस्ट्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, सो दैट जो ऐसे कॉमन जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं जिनको कि क्योर किया जा सकता है एम्ब्रायोनिक स्टेज में, हम उसका पता लगाकर और उसको पहले ही क्योर कर दें। ठीक है। तो ये तो काम हो गया जीन थेरेपी में। अब हमने अभी क्या बोला कि हमें ना अर्ली डिटेक्शन चाहिए, मतलब कि डायग्नोसिस पहले होनी चाहिए, है ना। और उसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो किसके बारे में है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में। ठीक है। तो बेसिकली किसी भी बीमारी को सही करने के लिए हम क्या बोलते हैं, किसी भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए अर्ली डायग्नोसिस और किस तरीके से जो है गड़बड़ी हुई है वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। और इसी में इसमें भी हेल्प करता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। तो जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं डायग्नोसिस के, जैसे आपका ब्लड की एनालिसिस, सीरम की एनालिसिस, यूरिन की एनालिसिस, उससे क्या होता है ना, अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। लेकिन आपके मेथड्स जो बायोटेक्नोलॉजी में है, जैसे कि पीसीआर, क्या है फुल फॉर्म, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है। ये आपका एक और मेथड है जिसको बोलते हैं एलिसा। इसका क्या फुल फॉर्म है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, है ना। तो ये ऐसे मेथड्स हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। और इन मेथड्स से अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल है। ठीक है। अब ऐसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, आपकी बॉडी में कोई पैथोजन है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकता है ना। तो वो कब आपको पता चलता है कि हाँ आपको वो पैथोजन है, जब आपको सिम्टम आते हैं, है ना, जब आपको उस डिजीज से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं। ठीक। अब मान लो कि वो सिम्टम कब आते हैं, वो सिम्टम तो तब आते हैं ना जब उस पैथोजन का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बहुत बढ़ जाता है ना। जैसे कोविड अभी बहुत सारे लोगों को होता रहता है ना, बहुत बड़ा पैंडेमिक आ गया। कोविड कब रियलाइज होता है कि लोगों को है, जब उनको सिम्टम आ गए होते हैं, उनको हाई फीवर होता है, उनको लंग्स में कंजेशन फील होता है, ब्रेथलेसनेस लगने लगती है ना, उनको थ्रोट में इन्फेक्शन लगने लगता है। ठीक। अब क्या हो रहा है कि तब लोग जो है सोचते हैं कि हाँ मुझे कोविड के सिम्टम्स हैं और मैं दिखा लेता हूँ। ठीक है। तब तक क्या होता है बहुत सारे लोगों में कि वो बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है, क्योंकि वो वायरस जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है, तो इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया होता है। ठीक। लेकिन अगर हम बहुत ही जल्दी, बहुत ही अर्ली स्टेज में ऐसे बैक्टीरिया या वायरस का पता लगा ले बॉडी में, तो क्या होगा, उतना जो है आपका क्योर आसान हो जाएगा, है ना। और जैसे आपके ये जो मेथड्स है ना, जैसे पीसीआर में जो एम्प्लीफिकेशन का मेथड है ना, उससे बहुत अर्ली स्टेज में आप पता लगा सकते हैं कि बीमारी है। और इसीलिए गाइस, जो टेस्ट्स होते हैं, जो बोलते हैं सबसे अच्छा टेस्ट है कोविड का, वो क्या है, आरटीपीसीआर। मतलब हम पीसीआर से ही डिटेक्ट कर ले, उससे क्या बोलते हैं कि बहुत जल्दी पता लग जाता है। तो आप कोई और टेस्ट मत करवाइए, अगर आप आरटीपीसीआर करवा रहे हैं, अगर आपको पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब आपको इन्फेक्शन है ना। सेम ये एलिसा यूज होता है किसमें,
HIV पेशेंट्स में, है ना, अगर एड्स है, अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो उसमें, तो अगर बहुत अर्ली स्टेज में HIV, हमें सिर्फ डाउट है किसी पेशेंट पे कि हाँ ये HIV पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, और अगर हम एलिसा टेस्ट करवा लेते हैं तो उसमें पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब होता कैसे है इसमें, तो हम क्या करते हैं गाइज ना कि जो है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA या RNA ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA RNA को टैग कर देते हैं रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से, ठीक है, और इसको फिर क्या करते हैं कि हाइब्रिडाइज कर लेते हैं, इसकी क्लोनिंग कर लेते हैं, ठीक, और फिर इसको ऑटो रेडियोग्राफी में देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको इसके कॉम्प्लीमेंट्री DNA से हाइब्रिडाइज करके क्लोन्स बना लेते हैं। अब जो क्लोन है, ठीक है, अगर उसमें म्यूटेटेड जीन है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो फोटोग्राफिक फिल्म पे नहीं आएगा, ठीक, बिकॉज प्रोब जो है उस म्यूटेटेड जीन से कॉम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाएगा, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना ही नहीं पाएगा, ठीक। अब वैसे ही आपका, ये तो PCR वाला मेथड हो गया। अब एलिसा क्या है, एलिसा एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरैक्शन देखता है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि आप इस बेसिस पे भी पता लगा सकते हैं कि बीमारी है, अगर उसमें एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब जो पैथोजन है वही तो एंटीजन है ना, तो अगर वो प्रेजेंट है तो भी हमें पता चल जाता है, और अगर उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी सिंथेसाइज कर ली है, ठीक है, और वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो भी हमें पता लग जाता है। जैसे कि कोविड के केस में हम दो तरीके के और टेस्ट करते हैं, एंटीजन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट। अगर एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि जो कोविड का वायरस है वो एंटीजन आपकी बॉडी में था या है, तो आपको इन्फेक्शन है। और एंटीबॉडी टेस्ट में हमें कैसे पता लग जाता है कि क्योंकि वो एंटीजन आया तो आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई, मतलब अभी या किसी टाइम पे आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ था, तभी आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई है, क्योंकि हर एंटीजन, हर पैथोजन के लिए बॉडी अलग तरीके की एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ हमने रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, हमने बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप देख लिया मेडिसिन में भी, ठीक है। तो आई होप आपको ये छोटे छोटे टॉपिक समझ में आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आपकी बोर्ड्स और नीट की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड से शेयर कर दीजिए ये वीडियो। और गाइस अगर आप नए हैं चैनल पे, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और लास्ट में गाइस अगर आपको कोई डाउट आ रहा है इस टॉपिक में, तो आप मुझे या तो कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी अपने डाउट्स भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।